मैं आपसे वैसे नंबर पूछूं, लकी बिस्ट को एक टॉप क्लास स्नाइपर बनने के लिए कितनी हजार गोलियां आपने चलाई होंगी? हम लोग कभी कभी फायरिंग रेंज में जाते हैं, शायद मेरा वेट होगा कम से कम 62-65 kg, तो इससे ज़्यादा तो एक दिन के अंदर हम बुलेट फायर करके आते हैं सर। सोल्जर या एक स्पेशल फोर्स के जो भी कमांडोज हैं, उनका मोटो ही एक है सर, उनका मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी। फेल्ड मिशन हो कोई ऐसा जिसमें आपको लगा यार कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई या हम संभाल लेते? बहुत सारी लड़ाइयाँ तो शायद पॉलिटिक्स की वजह से ही हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो भी लोग यही बोल देते हैं कि पॉलिटिशियंस की वजह से है, आर्मी तो कुछ नहीं चाहती है, सिविलियंस कुछ नहीं चाहते हैं। जो वॉर होता है ना, वॉर सर, वॉर कभी सोल्जर नहीं लड़ते हैं सर, युद्ध तो कौन लड़ते हैं? 2 बड़े पॉलिटिशियन सर। जिस लड़की ने राजीव गांधी के ऊपर जो एक्सप्लोड किया, उस लड़की ने 2 साल तो मरने की प्रैक्टिस करी है सर। आतंकवादी कौन है या नक्सलाइट्स कौन है, गुंडे कौन है? लोगों को यही समझ में नहीं है कि दुनिया के अंदर कि गुंडा क्या है, नक्सलाइट क्या है, टेररिस्ट क्या है। मूसेवाला को थ्रेट हुए या सलमान खान को थ्रेट्स आते हैं, ये कौन किस तरह के लोग होते हैं? मीडिया चैनल्स वाले लोग हैं। आपका ऑपरेशन पूरा भी नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में इन लोगों ने कुछ लीक कर दिया और आप लोगों को गड़बड़ या कभी नुकसान होता है? उनको अपना टीआरपी से मतलब है सर, उनको चाहिए व्यूअरशिप, चाहे कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आज एक आदमी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करो, आने की कोशिश करो, सीधे शूट एंड साइट के ऑर्डर दे रखे हैं, तुम हमारे 2 जवानों को शहीद करोगे, हम तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे। आज भी है बहुत सारे लोग जो बैठते हैं रोड के ऊपर और कहते हैं यार हमारे को पुलवामा का प्रूफ दे दो करके। आपकी माँ ने बोला कि यही तुम्हारे पापा है, तुमने विश्वास कर लिया ना सर, तो डीएनए तो नहीं मांगा अपने बाप से। आप मोदी जी की सिक्योरिटी में भी रहे हैं। गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उनको जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, तो उनके साथ भी रहा सर। Lucky Best. 139 sniper kills. Roy Jain, NSG Commando, Sniper. नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, नॉट इवन एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो दुनिया के टॉप 200 स्नाइपर्स में उनका नाम आता है। रॉ के हिटमैन उन्हें बोला जाता है। आर्मी में एनएसजी कमांडोज में उन्होंने कई साल सर्व किया, करीब 15 साल। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है ना, आप मानिए किसी एक थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू वेलकम विद अस टुडे ऑन द शो मिस्टर लकी बिस्ट। लकी भाई, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल, जितनी बार हम आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, उतनी बार हमारे भी रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो पहली तो ये बात बताओ, इंट्रोडक्शन तो हमने बोल दिया कि आपको रॉ का हिटमैन बोला जाता है, स्नाइपर एंड ऑल, राइट, और हमने सब में फिल्मों में देखा है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। क्या असली में जो आप लोग मिशंस करते हैं ये वैसे वाले ही होते हैं क्या जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं? देखो सर, क्या है, उनको एक मूवी बनानी है, वेब सीरीज़ बनानी है, तो उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है लोगों को, है ना, क्योंकि देखो उनका पैसा लगा हुआ है सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा आप देख रहे हैं या दुनिया वैसी होती है, उतना ईजी होता है ना। देखो, क्योंकि एडवेंचर नहीं चल रहा है ना सर, कि आप जंगल में कुछ कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, 3 दिन कैंपिंग करके, तो एडवेंचर वहाँ अच्छा है। अगर आपको मैं बोलूँ यार आपको एडवेंचर करना है, वो इन्जॉय के लिए ठीक है। जहाँ आप एक ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ उसमें और रियल लाइफ में भी धरती और आसमान का फ़र्क हो जाता है सर। स्नाइपर में और एक अदरवाइज जो काम करते हैं उनमें एक बड़ा फ़र्क क्या होता है? सर देखो, नॉर्मल अगर आप एक सोल्जर ले लो या एक कमांडो ले लो, XYZ कोई भी, या एक स्पेशल फोर्स का ले लो, एक्चुअली क्या है, मैं आपको सिंपल है कि उनका एक मोटो में ही फ़र्क आ जाएगा आपको। एक नॉर्मल सोल्जर्स, देखो मैं नॉर्मल भी नहीं बोला, सोल्जर तो कभी नॉर्मल हुए नहीं। हाँ, सोल्जर इज अ सोल्जर, वी हैव डीप रिस्पेक्ट। सोल्जर या एक स्पेशल फोर्स के जो भी कमांडोज हैं, उनका मोटो ही एक है सर, उनका मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी, मतलब एक गोली एक दुश्मन सर। लेकिन जैसे ही आप चेंज हो जाते हो, आप एक सोल्जर से एक स्नाइपर बन जाते हो, तो आपका मोटो ही चेंज हो जाता है। आपका मोटो आ जाता है 1 बुलेट 1 ब्रेन 1 लीडर, मतलब आप एक गोली एक कमांडर। अब आपका मोटो वो नहीं है कि एक गोली एक दुश्मन, आपका मोटो है 1 बुलेट 1 लीडर। अब आपको सिर्फ एक लीडर को मारना है सर, फर्क नहीं पड़ता कि 100 एनिमी है, 50 एनिमी है, आपका टारगेट होगा सिर्फ लीडर को खत्म करना। तो आपका वैल्यू चेंज हो गई सर। आप एक स्पेशल बन चुके हो तो आपका टारगेट भी एक स्पेशल है सर। अब आपके नॉर्मल टारगेट नहीं है, आपको नॉर्मल टारगेट के लिए ऑपरेशन नहीं दिया जाएगा। इस एक्यूरेसी पे आने के लिए
कितनी एक प्रैक्टिस की होगी आपने? नहीं सर, प्रैक्टिस तो मैं आपको बताऊं कि शायद हम लोग कभी कभी फायरिंग रेंज में जाते हैं, शायद मेरा वेट होगा कम से कम 62-65 kg। तो इससे ज़्यादा तो एक दिन के अंदर हम बुलेट फायर करके आते हैं सर। अगर हम रेंज में कभी जाते हैं तो इससे ज़्यादा हमारा बुलेट पर डे का फायरिंग होता है। कभी कभी बहुत ईजी लगता है, कहना बहुत आसान है यार, देखो फायर करना बहुत आसान है। मैं ये बोलूँ कि फायर नहीं, लेकिन मेन टारगेट पर लाना बहुत मुश्किल है। फायर कोई भी करेगा। आपको अगर मैं 6 महीने की प्रैक्टिस दूं तो अगर आपको मैं बोलूं यार फिगर 11 में या सेम किसी भी इस एरिया इसमें फायर मारना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि फायर पिन पॉइंट पर मारना है तो दुनिया का सबसे मुश्किल है सर। उस मतलब एक पूरे टारगेट को जहां पर भी आपकी बुलेट्स लग रही हैं अपने पॉइंट ऑफ एम पर लाने के लिए सालों लग जाते हैं सर। उसके लिए मतलब कि एक जो अच्छा जो फायरर है या एक अच्छा स्नाइपर है इस दुनिया में एक ही टाइम पर दो चीजें सेम जगह पर सर, आपकी आंख और आपका ब्रेन। अगर ये दोनों आप एक ही जगह पर ला सकते हो, अगर मैं लेटा हूं अभी और मुझे पता है कि मेरा टारगेट मुझे नजर आ रहा है मेरी आई से, मैंने एक आंख बंद करी और फोरसाइट टिप को देखते हुए मैं अपने टारगेट को हेड को कर रहा हूं, लेकिन इस चंद सेकंड के अंदर भी मेरा ब्रेन भी उसी जगह होना चाहिए सर। ऐसा होता नहीं है। ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं। आप अपने जीवन का मतलब जीवन में आप बहुत सारे काम करते हैं। कभी आप बैठे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, ड्राइविंग करते हैं कि दुनिया का कोई आदमी मुझे बोलते जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरा ध्यान सिर्फ ड्राइव पर ही था। ड्राइव पे था, हाँ। ध्यान आपका कहीं और भी होता है ना। आप दुनिया में कुछ भी कर लो, अभी भी हम यहाँ 5 मिनट बैठे, अगर आपका एकदम से फोकस होगा तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा। तो वो बहुत मुश्किल होता है कि जब आप इस दुनिया में उसी चीज पर फोकस कर पाते हो। जिस दिन आप दुनिया में आपने जिस चीज के लिए आप गए हो और आपने रियल में फोकस वहीं कर दिया तो आप चाहे एक स्नैपर हो या दुनिया का कोई भी जो आपने चुना है उसमें आप 100% सक्सेस बनोगे और बेस्ट बनोगे सर। मैं आपसे वैसे नंबर पूछूं जिज्ञासा से कि लकी बिस्ट को एक टॉप क्लास स्नाइपर बनने के लिए राइट उस ये पोजीशन आपको देने के लिए कितनी हजार गोलियां आपने चलाई होंगी? जस्ट क्यूरियोसिटी, 10,000 5,000? सर ये तो मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पहुंचना, मैंने आपको बोल दिया कि जितना मेरा वेट नहीं होगा सर इतना हमारा पर डे का कभी कभी फायरिंग होता है। उतना किलो, उतना केजी, अगर आप 50 केजी 60 केजी हम एक दिन में फायरिंग रेंज में जाते हैं तो फायरिंग करके आते हैं। मतलब दुनिया की मिलिट्री के पास गोलियों की कमी नहीं है सर, कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको एक बताऊं, आपको भी कहो कि कैसी बात कर रहे हो यार, दुनिया बोल रही है यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, यूक्रेन वॉर। मैं तो बोलूंगा यार चलो कोई बात नहीं कि रशिया का जितना भी पुराना एमिनेशन था उसने सब खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो यूज करता, अगर कुछ नहीं करता तो वो अपने सोल्जर्स को बोलता कि यार जाओ फील्ड फायर करके आओ करके, क्योंकि मुझे एमिनेशन खत्म करना है। आपके घरों में भी कपड़े होते हैं पुराने, आप क्या करते हैं सर पुराने कपड़े कहीं ना कहीं तो दे देते हैं ना। डेफिनेटली आपकी ड्रेस पुरानी होगी, आप बोलोगे यार किसी को दे दो, किसी को तो वो भी एक एमिनेशन पुराना हो चुका है। सेम दुनिया की हर मिलिट्री के पास एक एमिनेशन होता है जिसकी एक डेट होती है। एक्सप्लोजिव एमिनेशन, मिसाइल, सबकी एक डेट निर्धारित होती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये यूज करना है, राइट है ना। उसके बाद उसका खत्म। तो आर्मी क्या करती है सर, अपने कोई भी आप फील्ड फायर देखते हैं सोल्जरों को कहती है भाई इसको खत्म करो यार। ड्रिल्स हो रहे होते हैं, ड्रिल्स होते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह चल रही होती है, 2 कंट्री साथ में कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने देखते होंगे यूएस आर्मी आ रखी है, रशियन आर्मी आ रखी है। हम लोग मैं भी यही बोलूंगा कि भाई तुम इतना मत घबराओ। से लोग बोल रहे हैं कि रशिया, मैं कहूंगा कि यार जितना पुराना एमिनेशन था उसने यूज कर लिया। आपने बोला कि आपका जो ये लेवल बढ़ा उसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई। अब आपके पास एक कमांडर, आपका एक टारगेट है, राइट, और आपके पास 2 3 5 सेकंड है या 2 मिनट है जिसके अंदर आपको अपना काम करना है। मिनट मैंने वैसे बोल दिया, शायद मिनट रहेंगे भी नहीं आपके पास। जब आप उस तरह के इंटेंस, डीप, अंडर प्रेशर वाली सिचुएशन में होते थे तो कौन सी वो एक चीज ऐसी होती थी जिससे आप वाकई अपना फोकस ले आते थे, या स्ट्रेस नहीं होता था, या कैसे अपने आप को कंट्रोल करते थे? सर एक्चुअली क्या होता है, देखो ग्राउंड पर मतलब ट्रेनिंग और ग्राउंड पर धरती और आसमान में जितना फर्क है दोनों में उतना ही फर्क है सर। ट्रेनिंग में और ग्राउंड एक्चुअल सिचुएशन में धरती और आसमान का फर्क है। आपको मैं बेसिक चीज से बताता हूँ। जब मैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे मैं स्नाइपर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दुनिया की किसी भी गन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या मैं अपने 9mm पिस्टल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या लास्ट स्नाइपर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आराम से लाइन पोजीशन पर लेटा हूँ। जो भी मुझे स्टैंडिंग, लीनिंग, लाइन पोजीशन लगी है नॉर्मल, मुझे मेरा टारगेट नजर आता है 100 200 300 400 500 मीटर पर एक टारगेट रखा हुआ है, और मैं इत्मीनान से एक सिस्ट लेता हूँ, ठीक है, राइफल कॉक करता हूँ। कॉक करने के बाद ईजिली जब मुझे लगता है कि मेरा टारगेट आ गया, मैं हल्का सा ट्रिगर प्रेस करता हूँ और बुलेट लगती है। इस सिचुएशन में पता है क्या सर, मैं 100% रिलैक्स हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा टोटल ध्यान क्या है, सिर्फ अपने टारगेट की ओर है, बाकी कुछ नहीं है। सिचुएशन चेंज हो गई सर। अब सिचुएशन क्या चेंज हो गई कि लाइफ के अंदर मुझे एक ऑपरेशन दिया गया है कि यार एक ऑपरेशन है, तुझे एक फलाने जगह पर
पहले हम लोग मैप पर पूरा देख लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए जो भी मिलिट्री मैप है हमारा, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि मैं उस जगह पर शायद नहीं गया हूं। हो सकता है कि मैं एक मिलिट्री मैप के थ्रू वहां जाऊंगा, वो जगह कोई भी हो सकती है। अगर वो जगह इंडिया के अंदर हो तो हो सकता है हम रैकी कर लें, लेकिन जब मुझे पता है वो जगह हमारे हिंदुस्तान से बाहर है तो रैकी करने के लिए नहीं है पॉसिबल कि मैं वहां बार बार रैकी कर पाऊंगा। लेकिन मैं हालात को समझ चुका हूं पूरे मैप को देखकर, उसमें 19-20 हो सकते हैं कि यार ये मैप बहुत पहले का था, अभी ग्राउंड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जमीनी हालात थोड़े बदल चुके हैं। लेकिन एक चीज बताऊं सर, यहां पर धरती का कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि मेरा एनिमी कितने बजे गुजरेगा। मुझे बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर वो मूव करेगा। अब आप मेरी बात समझ रहे, 6 घंटे के अंदर वो मूव करेगा। जब वो मूव करेगा ना, वो कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट के लिए होगा सर, लेकिन उसके लिए दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। क्या आप में इतना पेशेंस है कि अब मैं कहीं पर बैठ गया, मैंने अपना एक देखा यार मुझे कि यहां से मेरा एनिमी 400 मीटर यहां से गुजरेगा, गाड़ी से गुजरेगा, गाड़ी की स्पीड 50 होगी, 60 होगी, एक्सवाइट कोई भी होगी, क्योंकि अब यहां पे मेरा टारगेट क्या है। अब मेरा टारगेट कोई एक फिगर 11 नहीं रखा है। वो फिगर 11 में थोड़ा लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। भाई कंफ्यूज कुछ नहीं, आर्मी के अंदर एक डेमी टारगेट होता है, उसको फिगर 11 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक नॉर्मली टारगेट यार आदमी की सेफ का होता है, वो हिलता हिलता नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, जो मेरा जो एनिमी जाएगा जिसको मुझे हिट करना है, वो स्पीड से गुजर रहा है सर। यानी कि जो मेरा टारगेट है वो हरकती टारगेट है इस टाइम, ठीक है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, चैलेंज है। उसके साथ क्या है कि मुझे नहीं पता कि जिस टाइम मैंने पोजीशन ली होगी उस टाइम हवा का डायरेक्शन किस साइड को होगा। हो सकता है कि हवा का डायरेक्शन ईस्ट से नॉर्थ जा रहा हो, नॉर्थ से साउथ जा रहा हो, ठीक है, मेरे अपोजिट में हो या बुलेट के फेवर में हो, मुझे ये भी चीज नहीं पता। हमारे को इस चीज को भी देखना पड़ता है। एयर में उस टाइम कितनी नमी होगी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उस टाइम मौसम मुझे कितना क्लियर मिलेगा। हो सकता है यार कि मैं हूं और हल्का सा एक तेज हवा चले और धूल आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो सर? क्योंकि मैं फायरिंग रेंज में हूं, कोई बात नहीं, धूल आ गई तो थोड़ी बात ही धूल ढलने दो। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे ही मेरा टारगेट मूव करेगा और पता चले यार अचानक एक हवा आई और धूल उड़ी, लेकिन मैं अपने टारगेट को मिस नहीं कर सकता। मेरा टारगेट मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा सर, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है। और ये मेहनत मेरी अकेले की नहीं है, ये मेहनत किसकी है, एक सीक्रेट एजेंट से लेकर पूरी सबकी। उसने एक इंफॉर्मेशन को कितनी मुश्किल से गैदर किया है कि आज यहां से एनिमी गुजरेगा, कैसे हो यहां तक। लेकिन लास्ट में जिम्मेदारी एक स्नैपर के ऊपर आई हो, टारगेट को अगर वो नहीं किल करता तो सबकी मेहनत खत्म जाती है सर, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत चेंज हो गई, लेकिन अब मैं 6 घंटे पोजीशन लेके बैठा हूं। 6 घंटे मुझे लगता है नहीं, 1 मिनट थोड़ा होल्ड कर ले, क्या पता उसी 1 मिनट में टारगेट गुजर जाएगा सर। मतलब किसी को लग रहा है, किसी को ये बोलो सर कि आप आंखें एक आंख बंद करके ना सर बैनोकुलर में देखकर तो देखो, चक्कर खा के गिर जाएगा आदमी। आप कभी दूरबीन आपने देखी होगी, उस दूरबीन से 10 मिनट देख लो, आप कहोगे यार सर में थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। 5 मिनट के लिए आप बिल्डिंग को देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्डिंग बहुत पास में नजर आ रही है। आधा घंटा लगा दोगे ना, बोले यार मेरी आंख ही खराब हो गई। तो सर पिक्चरों के अंदर और रियल ग्राउंड पर ये हालात हैं कि धरती और आसमान का फर्क होता है, बहुत चीजें होती है। और यहां पर क्या है सर, यहां पर आपके पास एक डर भी है, आपको अपना टारगेट को खत्म करके यहां से निकलना भी है। आप जब तक लेटे हो, आपको ये हो सकता है कि यार आप शिकार करने आए हो, आप खुद ही शिकार हो गए, ठीक है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसा बताऊंगा मैं आपको, हमारे साथ नहीं, चाहे आप रशियन स्नैपर के साथ या दुनिया के किसी दूसरे स्नैपर के साथ, वो पोजीशन लेके बैठते हैं और आपको पता है क्या होता है, पोजीशन लेके बैठते हैं और उनको पता चलता है कि 15 किलोमीटर दूर से उनके ऊपर एक आर्टिफायर आके गिरता है सर, और वो कभी वापस नहीं आते। मतलब उनका एनिमी को भी उनकी लोकेशन पता चल जाती है कि फलाने जगह पर, वो हो सकता है कहीं से भी पता चली हो कि फलाने जगह पर एक स्नैपर ने पोजीशन ली हुई है। वो उनको जरूरत नहीं है, वो एक अपनी आरटी में सेट करेंगे, अपना जीआर चेक करेंगे, ग्रीड रेफरेंस कितना है, 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से एक फायर आके उनके ऊपर आके गिरेगा इनडायरेक्ट तरीके से। ये रियल और वो चीज है सर। आपके साथ कभी ऐसे भी मिशन हुए कोई जिसमें आपको ऐसे, अब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ऐसे लगता है यार ये कर देते वहां पे तो बेटर हो जाता, जब फेल्ड मिशन हो कोई ऐसा जिसमें आपको लगा यार कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई या हम संभाल लेते, रिग्रेट होता है कोई यार कि उस मिशन में हमने ये मिस्टेक कर दी? एक्चुअली सर देखो कि ऐसा नहीं है कि हाँ यार एक एजेंट है दुनिया का, वो भी एक इंसान है सर, है इंसान। हो सकता है कि थोड़ा सा उसने सीखा है, ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन है वो भी इंसान, गलती वो भी करेगा। इस ब्रह्मांड में, धरती में ऐसा कोई इंसान नहीं है कोई जिसने गलती ना करी हो सर। देखो हर गलती से सीखता है। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा, आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ सर, मतलब जैसा मैं गया था वैसा ही आया हूँ, शरीर बिल्कुल वैसा ही है बॉडी के हिस्से, क्योंकि मैंने जिंदगी में अपने गुरु की एक बात हमेशा याद रखी है सर। मेरे गुरु मुझे एक चीज बोलते थे कि यार जीवन में हर रोज गलती करना, एक गलती को दोहराना मत, उस गलती को दोबारा मत दोहराना जो करी है, क्योंकि गलती तो मैं करूंगा ना सर, इन फ्यूचर में भी करूंगा, लेकिन जो मैंने जीवन में एक बार कभी गलती कर चुका हूं ना, चाहे वो 10 साल 12 साल 15 साल, उस गलती को मैं कभी दोहराऊंगा नहीं सर।
उस गलती से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो होता है बहुत बारी, क्या होता है, हम लोग भी ऑपरेशन करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि हमारे 100% ही ऑपरेशन सक्सेस होते हैं। सक्सेस रेशियो तो दुनिया में आप CI आके बोल दे, है ना, आप MI5 आके बोल दे, FSB आके बोल दे, MSS, 100% रेशियो तो किसी का है ही नहीं सर। 100% रेशियो अगर तुम्हारा होता तो तुम पूरी दुनिया जीत चुके होते अभी तक। दुनिया की हर एजेंसी चाहती है कि वो पूरी दुनिया जीते, ठीक है। CIA चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में उन्हीं का कंट्रोल हो, चाहे डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट तरीके से हो, क्योंकि आज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है कि तुम गुलाम बना लोगे, लेकिन गवर्नमेंट तुम्हारे हिसाब से चलेगी। इसको भी एक गुलामी कह लो ना सर। हाँ, एक गुलामी है। यस। आज जो आप देख रहे हैं सारा, आज मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं हमारे दाएं और बाएं चल रहे हैं, ये क्या है सर? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार सर, मतलब मैं देखता हूँ कि भाई तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार ये क्या चल रहा है, ये है क्या सर? क्या जब तुम 2000 रुपए केजी आटा खाओगे तब तीसरा विश्व युद्ध होगा क्या? खा रहे हैं ना बगल में 200 रुपए केजी आटा खा रहे हैं, 200 रुपए लीटर दूध पी रहे हैं, इसको क्या बोलोगे आप? आज 1-1 लाख लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया, बेघर हो गए। और क्या है भाई, ये भी बिल्कुल सही बात। क्यों? अब ऐसा तो है नहीं यार पूरा वर्ल्ड उतर जाएगा एक साथ। तो ये भी वही चीज़ है सर। तो ऑपरेशन के ऊपर हम दोबारा आते हैं, जैसे कि हम लोगों का, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जो मेरी जैसे अभी एक बुक आई है जो पार्ट 2 आई RNW हिटमैन 2 का, एक टास्क था हमारे पास। टास्क ये था यार कि मेरे को या हमारी टीम को एक आदमी को विड्रॉल करवाना था, मतलब सरेंडर कर दे, मतलब उसको कैसे भी करके उससे हथियार डाउन करवाने था, लेकिन हमारे रीच से बहुत बाहर था वो ना, हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाए। पहुंचते तो ठोक देते सर, मतलब हमारे कभी रेंज में ही नहीं आया वो। मतलब ये लगा लो कि मेरे 1300 मीटर के रेंज में वो कभी नहीं आया, है ना, क्योंकि 1300 मीटर मेरा हाईएस्ट आज तक का 1305 मीटर का मेरा आज तक शूट आउट रहा है। तो हमने इसको देखा नहीं, लेकिन अब हमारे को एक और तरीका है यार, हम इस तक नहीं पहुंच सकते। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ एजेंसी के काम करने की। चल तू हमारे रेंज में कभी नहीं आएगा, हम तरीका चेंज कर देंगे। तू जिसके रेंज में जाएगा हम पहले उसको अपने रेंज में लेके आते हैं। अब इनडायरेक्टली हमने पता लगाया कि ये किसके रेंज में जाता है। तब पता चला कि यार एक लड़की है जिससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्दी ये लोग शादी करने वाले हैं। चलो ठीक है, उस लड़की के रेंज में तो हम जा सकते हैं और वो हमारे रेंज में। लड़की हमारे रेंज में आई नॉर्मली तरीके से, हमने उससे बात करी, हमारे बीच में अच्छी दोस्ती हुई। उसको नहीं पता है कौन है, नॉर्मली एक बहुत नॉर्मल मिले, अच्छी दोस्ती हो गई। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक ही काम था सबसे पहले कि जो हम बोल रहे हैं वो बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमारे लिए वो लड़की इस टाइम क्या है, सिर्फ एक तरह से एक डमी है, क्योंकि हमारा उस लड़की से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमारे टारगेट तक पहुंचनी चाहिए चीजें, तो माध्यम वो लड़की है। एसेट क्या, तो ऐसा कुछ? अब उसको देखो, एसेट तो फिर भी क्या होगा, एसेट को पता होगा अच्छा कि हमारे वो एक अननोन है सर। हाँ। जिसका हम लोग, अगर आप बोलोगे इनोसेंट है, मतलब इनोसेंट है कि हमने उसका यूज कर लिया। हाँ। चाहे मतलब वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है ही नहीं सर। हाँ। ना उस लड़की से हमारी कोई दुश्मनी है, ना वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन एक माध्यम है जो हमें वहां तक पहुंचाएगी। तो हमने धीरे धीरे उसके ब्रेन में एक चीज डाल दी कि कुछ दिन के बाद यहाँ पर एक कंबाइन ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बगल वाला देश और हम मिलकर एक ऑपरेशन करेंगे। मतलब हम तो उसको ये नहीं पता कि मैं एक एजेंट हूँ या कुछ भी हूँ, मैं भी एक नॉर्मल शॉपकीपर बनकर ही उससे मिलता था। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, लगभग महीने भर के आसपास दोस्ती हो गई, बढ़िया वाली अच्छी चीज़ है। विश्वास जीत लिया, विश्वास जीतने में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आजकल, तो है ना। तो उस लड़की ने उसको भी एक बात पहुँचा दी कि भाई देख, बहुत जल्दी बड़े ऑपरेशन होने वाले हैं और हमने अपनी जीवन लाइफ गुजारनी है, सरेंडर कर दे। क्योंकि जो भी सरेंडर करता है उसको आर्मी एक अच्छी सुविधाएं देती है, बट ये एक्चुअल में होता है। आर्मी उसको क्या करती है, कैंप के अंदर रखती है, आपको एजुकेशन नहीं होगी एजुकेशन देगी, आपको सेटल होने के लिए किसी दूसरे स्टेट में भी सेटल, बस आप वेपन डाउन कर दो। ये गवर्नमेंट का रूल है सर। चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे JNK के अंदर हो। आप JNK में STF में चले जाओगे तो बहुत सारे मिलिटेंट है जो STF के लिए काम करते हैं आज भी, है ना। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पर एक मणिपुर पुलिस कमांडोज है, अगर उसके अंदर मैं आपको बोलूँ कि लगभग 70-80% सारे मिलिटेंट होंगे जो आज सरकार के लिए काम करते हैं। तो लड़का रेडी हो गया, वो मतलब ये प्रोसीजर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबी कहानी है। वो रेडी हो गया सरेंडर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया सर। यहाँ एक छोटी सी गलती क्या हो गई, हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी एक्शन हो जाएगा, और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन जैसे हमारे खुद के इन्फॉर्मर होते हैं, हम बहुत सीक्रेसी बनाकर चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से बात आउट हो गई, पता नहीं कैसे हुई, नहीं पता। उस मिलिटेंट ग्रुप को पता चल गया कि वो बंदा सरेंडर करने वाला हमारा कमांडर। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया, नॉर्मली उसकी गर्लफ्रेंड की एक शॉप थी आर्चीज गैलरी टाइप की, तो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बेचते हैं। प्रॉपर आर्चीज गैलरी नहीं थी, ऐसे एक लोकल शॉप थी, टॉयज, फ्लावर, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट शॉप थी। वो लोग आए, उसी के टीम वाले लोग आए और सीधे 2 हिट मारी लड़की को, गोली 2 गोली लड़की को मारी, एक लड़के को मारा। लड़की तो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म सर।
और वो लड़के को भी मरा हुआ सोच के चले गए। वहाँ से दोबारा वो लड़का खड़ा होता है सर, यहाँ उसने अपना कपड़ा वगैरह डाला और नज़दीकी में एक रेजिमेंट थी, राजपूताना राइफल थी शायद, राजपूताना राइफल, वो उसके कैंप तक पहुँचा और उसने उसी रात को एक हाइड आउट पर अटैक करवाया जहाँ पर लगभग 67 AK-47 एक साथ पकड़ी गई सर, लेकिन एक इनोसेंट लड़की मारी गई सर, जिसका कोई रोल नहीं था। तो दुख होता है कि मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको तो पता भी नहीं सर वो क्यों मरी है, कभी उसने ना उसका मिलिटेंसी में कोई हाथ था, बस उसकी एक ही गलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक मिलिटेंट था सर, और वो भी हेल्प कर रही थी इनडायरेक्ट तरीके से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लगता है कि यार अगर हम इस, आज भी मलाल होता है कि यार अगर हम उस एरिया को, हम अगर सर्वेलेंस में होते, हमने अगर हम उस सर्वेलेंस को छोड़कर गए, अगर हम सर्वेलेंस कर रहे होते तो एक इनोसेंट को बचा सकते थे। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए बाद में ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा। पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस हम मूवीज़ में देखते हैं बहुत बार कि बहुत सारी लड़ाइयाँ तो शायद पॉलिटिक्स की वजह से ही हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो भी लोग यही बोल देते हैं कि पॉलिटिशियंस की वजह से है, आर्मी तो कुछ नहीं चाहती है, सिविलियंस कुछ नहीं चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स और आर्मी और पॉलिटिक्स और आर्म फोर्सेस के बीच में सच में इश्यूज हैं। बहुत महान व्यक्ति ने एक लाइन बोली है सर, जो वॉर होता है ना, वॉर सर, वॉर कभी सोल्जर नहीं लड़ते हैं सर, मतलब दो देशों के जो सोल्जर होंगे वो कभी युद्ध नहीं लड़ते, युद्ध तो कौन लड़ते हैं, दो बड़े पॉलिटिशियन सर। उस सोल्जर तो जो कल तक हाथ मिला रहे थे बॉर्डर में, है ना, बस उन्हें एक ऑर्डर्स मिलता है यहाँ से, वॉर स्टार्ट। इतना ही लोग जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे सर। बिल्कुल सही कि आप मोदी जी की सिक्योरिटी में भी रहे हैं। हाँ, जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, तो उनके साथ भी रहा सर। तो सच में उनकी लाइफ पे थ्रेट जैसा रहता है और बहुत टफ काम होता है आप लोगों का जब आप किसी VVIP या किसी ऐसे बड़े डिग्निटरी की सिक्योरिटी में होते हैं। सर एक्चुअली देखो क्या होता है कि जब तक थ्रेट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि थ्रेट कहने से थ्रेट बोल दिया, जब अगर किसी को Z+ NSG कवर दिया है तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 1 से 2 साल तक RNW और IB की रिपोर्ट गई है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IB ने बोल दिया कि फलाना A को सुरक्षा देनी चाहिए Z+ की, ऐसा नहीं होगा। RNW और दोनों की रिपोर्ट को चेक किया जाएगा कि रियल में इस आदमी को इतना थ्रेट है कि इसको NSG कवर मिलना चाहिए, देन उनकी रिपोर्ट के बाद ही होम मिनिस्ट्री किसी को NSG कवर दी जाती है। अगर किसी भी आदमी के पास हिंदुस्तान में, शायद जिस टाइम मैं था उस टाइम तो 17 आदमियों के पास इस देश में NSG कवर हुआ करती थी, सिर्फ 17 आदमियों के पास जिस टाइम मैं था। तो अभी मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट क्या फिगर है इंडिया में, तो अभी भी अगर फिगर होगा तो वितिन मुझे नहीं लगता कि 20 लोगों से ऊपर NSG कवर होगा इस देश में, 20 से नीचे NSG कवर होगा। तो 100% अगर जब तक थ्रेट नहीं होगा, और थ्रेट ऐसा नहीं कि छोटा मोटा थ्रेट, एक ग्लोबल लेवल पर थ्रेट होगा, तभी उसको NSG कवर दिया जाएगा सर। और ये टफ काम होता है बहुत। जैसे हम टीवी पे देखते हैं तो जैसे मोदी जी लोगों से मिल भी लेते हैं और कई बार वो भीड़ भी उनके बिल्कुल नज़दीक भी हो जाती है। उस समय में आप लोगों का जो काम है, उस आदमी, अब हिंदुस्तान में सिर्फ 17 लोग हैं जिनको उस लेवल की सिक्योरिटी दी गई है और वो आदमी अपने चाहने वालों से मिल भी रहा है, और आप लोगों का काम भी है उसमें कि आप लोगों को अपना काम करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। हाँ, यही है सर, जैसे हम लोग पिक्चरों में भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं कि कोई भी VVIP है ना, तो वो VVIP क्या है, किसी भी पब्लिक की भीड़ में भी मिल जाते हैं। तो लोगों को सिर्फ वही सिक्योरिटी दिखाई देती है सर, हमको सिर्फ दिखाई वो देता है जो हमें दिखाई दे रहा है। लोगों को शॉकिंग होगा कि अगर इतने रिंग्स होते हैं, इतने रिंग होते हैं जिसको Z+ की कैटेगरी, अगर अमेरिका में भी कोई प्लान बना रहा होगा ना उस आदमी को मारने के लिए, उस VVIP को, तो यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाती है कि US में प्लानिंग चल रही है। इतने सारे रिंग, वो रिंग, आपको वो रिंग्स नजर नहीं आएंगे दुनिया में जो रिंग्स होते हैं। मैं आपको बोलूं, अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई भीड़ है, उस भीड़ में 2000 लोगों में मैं आपको बोल दूंगा कि 500 लोग तो सिक्योरिटी फोर्सेस के होंगे जो उन्हीं के साथ भीड़ में खड़े होंगे आपके बगल में ही। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक बहुत सारे स्टेडियम में एक प्रोग्राम चल रहा है किसी VVIP का, एक स्पीच चल रहा है। अगर प्रोग्राम, अगर उस स्टेडियम के अंदर मैं बोलता हूं कि 30,000 लोग बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा उस 30,000 में से कम 10,000 लोग तो सिक्योरिटी फोर्सेस के होंगे, जो हर आदमी 4 आदमी के ऊपर नजर रख रहा होगा। आप सोचो कि अभी तो मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता सर। वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हिडन सिक्योरिटी होती है जो हमें कभी नजर ही नहीं आती। तो जिसको Z+ कैटेगरी है उसको थ्रेट पहुंचाना, देखो असंभव तो धरती में कुछ नहीं है सर, है ना। ऐसा मैं दुनिया में ये नहीं कर सकता कि दुनिया में नहीं होगा, ऐसी तो कोई चीज बनी ही नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना ही मुश्किल है। अगर मतलब किसी आप भूखे टाइगर से, अगर उसका
मांस लेके आ रहे हैं या उसका शिकार लेके आ रहे हैं। अगर आप एक भूखे टाइगर से उसका शिकार लेके आ सकते हैं तो आप नुकसान पहुंचा सकते हैं सर। इतना टाइट रहता है? इतना टाइट रहता है इसके सर। एनएसजी कवर में आज तक के एक ही तो इंसिडेंट है। अब बेन सिंह अगर पंजाब के सीएम, वो एक इंसिडेंट है, दूसरा इंसिडेंट तो आप बता ही नहीं सकते ना सर। अगर आप हमारे एक्स पीएम राजीव गांधी का भी इंसिडेंट बताओ तो राजीव गांधी एनएसजी कवर में नहीं थे, लेकिन उनको पहले से बता दिया गया था सर। उनको पहले से बताया था कि आपको थ्रेट है। चलो अगर हम लोगों ने अपनी तैयारी करी है, लोग बोलते हैं यार कि बहुत सारा फेलियर है। जिस लड़की ने राजीव गांधी के ऊपर जो एक्सप्लोड किया, हाँ, ह्यूमन बॉम्ब या हाँ, तेलमुली राजरत्ना, शायद धानु नाम था उसका, शॉर्ट में धानु, उस लड़की ने 2 साल तो मरने की प्रैक्टिस करी है सर। उसने सिर्फ मरने की प्रैक्टिस करी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजीव गांधी के ऊपर जो माला पहनाने गई थी और सुसाइड बॉम्ब जो लगाया था, सेम उससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले उसने ये पूरा का पूरा ड्रिल एक सीएम के ऊपर भी किया है सर, क्या मैं सक्सेस होती हूं या नहीं होती हूं। ऐसा नहीं कि राजीव गांधी पर ड्रिल था, उससे पहले वो लोग देखना चाहते थे, एलटीटी देखना चाहता था कि हम इतना सक्सेस हो पाते हैं, ऐसा तो नहीं है। बट एक्चुअली जिससे पहले टाइम एक ड्रिल हुआ था, उस टाइम अपनी बॉडी में एक्सप्लोजिव नहीं था उसका। और देन उस लड़की को भी नहीं पता था कि मेरी बॉडी में एक्सप्लोजिव नहीं है, एक्चुअल में है, उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन वो बिना एक्सप्लोजिव के भेजा गया। वो ये चेक कर रहे थे कि हम सक्सेस होते हैं या नहीं सक्सेस होते हैं। ओह, तो उसके पास लगा हुआ है, लेकिन उसमें एक्सप्लोजिव नहीं है, बस डमी है। लेकिन वो चेक कर रहे हैं ना सर, क्या ये टारगेट को किल कर पाएगी। आपको क्या लग रहा है सर कि जो एक मिलिटेंट है, उनकी सोच किस लेवल तक होती है सर। आज हम दुनिया के अंदर, आप मुझे एक चीज बताइए सर, बंदूक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक आतंकवादी या दुश्मन की जरूरत पड़ी ना सर, तभी तो बंदूक की जरूरत पड़ी है। आप अपने घरों में ताला क्यों लगाते हैं? क्योंकि चोर है ना सर। कल चोर नहीं होगा तो ताला क्यों बिकेगा मार्केट में? तो जब तक मिलिटेंट आतंकवादियों की सोच उस लेवल पर जाती रहेगी ना सर, तो हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे सर। हम हमेशा अपग्रेड करते हैं सामने वाले के ऊपर। अभी लोगों ने बोला कि यार दुनिया में ये इंसिडेंट हो गया, तभी तो हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ना सर। तो हमेशा क्या है कि डिपेंड ही रहता है कि सामने वाले की सोच कैसे है। तो लोगों को ये भी शॉकिंग लगेगा यहाँ सुनकर कि दुनिया में तो पता ही नहीं था ये लिप्टन ने किया है करके, एलटीटी ने। वो भी कैसे पता चला? कैमरे से। क्योंकि विनय प्रभाकरण का एक ही चीज था कि जब भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नुकसान पहुंचा है, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े वीआईपीस को टारगेट किया अपना, ठीक है। लेकिन उनका एक ही चीज था, वो हमेशा जो भी धमाका होता था चीजें, तो उनका फोटोग्राफर हमेशा उस चीज को रिकॉर्ड करता था। तो लेकिन इस रेंज में उनका फोटोग्राफर ही रेंज में आ गया उसके, उस फोटो से ये हुआ कि ये एलटीटी का काम है। मतलब अगर अब समझे नहीं, मतलब लेकिन लोगों का शक तो उस टाइम बहुत सारे ग्रुप्स थे ना सर, क्योंकि थ्रेड तो राजीव गांधी का ऐसा नहीं कि और प्राइम मिनिस्टर है, और भी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। तो कितनी जगह पर सबका। लेकिन एक्चुअली क्या है कि प्रभाकरण को भी क्या देखना था, ऑन द क्राइम सीन का जहां हुआ, वो फोटो के थ्रू देखना था उनको, वीडियोग्राफी के थ्रू। लेकिन वो कैमरामैन खुद ही वीडियोग्राफी के उस रेंज में आ गया ना सर, तो उस कैमरे से हुआ कि भाई एलटीटी है। और ऐसा नहीं, एक दिल्ली के अंदर भी उनकी क्या कहते हैं बैकअप रेडी था कि अगर यहां नहीं होता तो दिल्ली में भी उनको नुकसान करेंगे। तो एक मिलिटेंट बहुत ऊपर लेवल तक सोचता है सर। और लोग मतलब रोड पर आ जाते हैं यार कि क्या सिक्योरिटी है, क्या चीज है, क्या यार। कहना बहुत आसान है सर, कहना बहुत, जब आदमी ग्राउंड पर काम करता है तब पता चलता है उसको कि कितनी मुश्किलात होती हैं। और जो तैयारी आपकी है, बराबर वालों ने भी कई सालों से उतनी ही, उससे ज्यादा सर, उससे ज्यादा कर रखी है। क्योंकि उसको पता है कि यार सिक्योरिटी फोर्सेस, आप एक चीज बताओ, किसी को ये पता है कि यार मुझे किसी को किल करना है, किसी वीआईपी को, उसको भी सब पता है सर कि कितनी सिक्योरिटी रहेगी, कितना रहेगा, कितने सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, किस चेक पोस्ट से मुझे निकलना है। ऐसा नहीं हो कोई, मतलब मैं किसी गुंडे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं किसी क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ जो जेल के अंदर एक क्रिमिनल बंद है जिसने 1-2 आदमी मार दिए, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो एक वीवीआईपी जेड प्लस को टारगेट करने आ रहा है सर। पहले लोगों को यही समझ में नहीं है कि दुनिया के अंदर कि गुंडा क्या है, नक्सलाइट क्या है, टेररिस्ट क्या है। वो हर आदमी को, गुंडा भी उनके लिए आतंकवादी है, नक्सलाइट भी उनके लिए आतंकवादी है ना सर। तो हर आदमी का एक अलग कैटेगरी दिया है सर। गुंडे की एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। गुंडा एक गुंडा सर जिसको सिर्फ समाज में अपने कुछ फायदे के लिए, पैसों के लिए, लोग आम लोगों के दिलों में दहशत फैलाना है। 2-4 उसने किलिंग करवा दी, लोगों से पैसा मांग लिया कि भाई उसको मार दिया तो तुझे भी मारूंगा। यहीं पर हम कैटेगरी चेंज करते हैं नक्सलाइट की। नक्सलाइट क्या है सर? अपने देश का वो नागरिक सर जिसने अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ वेपन उठा रखा है अपने अधिकारों को मंगवाने के लिए। उसने भाई वो कोई भी हो सकता है, मतलब आज आप मैं बोलूं कोई भी नक्सलाइट उठा के देख लो, माओवादी उठा के देख लो, उल्फा उठा के देख लो, उनकी लड़ाई हमेशा किससे होती है? प्रेजेंट गवर्नमेंट से होती है, अपने मांगों के लिए। तो गुंडा और उसमें दोनों में डेफिनेशन चेंज होगी ना सर। उनको मतलब नहीं है कि आम लोगों से, बस उनको मतलब है प्रेजेंट गवर्नमेंट से। जो भी उनकी मांग होगी कि इन मांगों को हम हथियार के दम पर मनवाएंगे। अब आ जाते हैं एक आतंकवादी की।
एक आतंकवादी क्या सर, कि दुनिया के किसी भी मिलिट्री द्वारा ट्रेंड वो व्यक्ति जो अलग से क्रॉस करके वहां की आर्थिक स्थिति को बदलने की हिम्मत रखता है, अगर एक आतंकवादी होगा तो आप ये लिख के ले लो कि उसका कनेक्शन दुनिया में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी मिलिट्री से होगा सर। हाँ ओके, ये तय है, हर मिलिटेंट और हर आतंकवादी का कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आर्मी के साथ होगा, किसी दुनिया के किसी भी आर्मी के साथ हो सकता है वो। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूं सर कि कोई आतंकवादी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी मिलिट्री से कनेक्शन नहीं होगा सर। और जब आप एनएसजी में होते हैं या स्पेशल फोर्सेस में होते हैं तो इन सब के साथ आपको डील करना होता है। नेशनल सिक्योरिटी है सर, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ही आपकी देश की सुरक्षा सर, थल जल वायु कहीं से भी हो सर। राइट। और ये जो एक आपने डिफरेंस बताया, एक आतंकवादी कौन है या नक्सलाइट्स कौन है, गुंडे कौन है, और ये जो लोग थ्रेट्स देते रहते हैं, जैसे मूसेवाला को थ्रेट हुए या सलमान खान को थ्रेट्स आते हैं, ये कौन किस तरह के लोग होते हैं? दिस आर नॉट अ टेररिस्ट ना सर। मैंने अभी आपको क्या बोला सर कि टेररिस्ट कौन है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी मिलिट्री के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। Who are these people then? Like, और ये कैसे ओपनली थ्रेट आ गया, ये हम सुनते रहते हैं, ये क्या होता क्या है वैसे? देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में एक चीज समझाता हूं। अगर मेरा काम करने का तरीका होगा, क्या होगा सर, अगर कल मुझे आप बोलो कि यार लकी तुझे कुछ करना है, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश में कहीं भी कुछ करना है, तो जो मैं करूंगा ना सर, मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि सबसे पहले मेरे टारगेट आप हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान या बांग्लादेश का जहां भी है ध्यान इनकी ओर करने का सर। मैं अपने टारगेट को तो कभी लाऊंगा ही नहीं सर। मेरी बात समझ लो, मेरा होगा फोकस पूरा कहां, दूसरी जगह। मैं अपने टारगेट को कभी भनक ही नहीं लगने दूंगा सर। वो मेरा टारगेट है। मेरा काम है पहले दुनिया का ध्यान कहां लेके आना, किसी और जगह। मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मुझे आज इन्फिल्ट्रेशन करना है पाकिस्तान में, मुझे पाकिस्तान में घुसना है, मुझे बांग्लादेश में घुसना है, मुझे श्रीलंका में घुसना है, कहीं भी घुसना है। मुझे पता है कि पाकिस्तान की पूरी फोर्स लगी हुई है कहां पर, बॉर्डरों में। हम लोग क्या करेंगे, या कोई भी कर सकता है ऐसा सर, मैं ही नहीं बोल रहा हूं। हमारा एक छोटा सा हुआ है कि फॉल्स ऑपरेशन करो, 4-5 फायरिंग करो इस एरिया में, ईस्ट में आर्टी फायर करो। वेस्ट के अंदर या ईस्ट के अंदर कहीं भी क्या होगी, आर्टी फायर होगी, फायरिंग स्टार्ट होगी कंटिन्यू। पूरा ध्यान कहां जाएगा, जिधर फायर हो रहा है। इसका मतलब सिक्योरिटी बढ़ेगी उधर, क्योंकि वहां पर पहले सर 100 लोग थे, कंटिन्यू फायरिंग स्टार्ट हुआ, आर्टी फायर आना शुरू हो गया, आर्टी शेल, तो सिक्योरिटी को वहां करना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं आप सिक्योरिटी, मेरा टारगेट वहां है ही नहीं। मेरा टारगेट है सिर्फ आपको यहां लेके आना, मैं घुसूंगा कहीं और से सर। ध्यान को डाइवर्ट करना लाइफ के अंदर। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं सर। मैं सिर्फ एक चीज और बोल सकता हूं, हो सकता है, देखो ये मैं कह रहा हूं कि हो सकता है यार कि आपको वो दिखाई दे रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं सर, कि मैं आप डेली क्या चीज पढ़ रहे हो, ये लेकिन हो एक्चुअल में कुछ और रहा है सर। तो बहुत तरीके, मुझे नहीं पता कि सामने वाला किस लेवल से गेम खेल रहा है, उसका लेवल क्या है, वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं या इसके पीछे जो भी एजेंसी जांच कर रही है उनको पता होगा सर। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। राइट। कई बार ऐसा भी होता है आजकल की मीडिया चैनल्स वाले लोग हैं, आपका ऑपरेशन पूरा भी नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में इन लोगों ने कुछ लीक कर दिया और आप लोगों को गड़बड़ या कभी नुकसान होता है? और सर अगर आप 26/11 का भी देखें तो सेम यही चीज़ हुआ था ना सर। हमारी मतलब उसके बाद थोड़ा मीडिया अलर्ट हुई, चीज़ें हुई कि उनको अपना टीआरपी से मतलब है सर। उनको चाहिए व्यूअरशिप, चाहे कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है, आपको नुकसान हो फायदा हो, वो तो कहते हैं यार अपना काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो कि सर आप ये क्यों कर रहे हो, बोला हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये हमारा काम है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं सर। नहीं तो यार भाई, दुनिया के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए तो बहुत चीजें हैं ना सर। आज कुछ भी चीज नहीं होगी, मीडिया उसको हाईलाइट कर देगी चीजें, है ना। कि अभी आप देखो ना, पुलिस का कोई भी है, देखो क्या होता है कि हर फोर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो लोग हो ही सर। ठीक है, किसी पुलिस के अंदर से किसी आदमी ने इन्फॉर्म दे दिया सर कि अभी हमने 5 आदमियों को अक्यूज बनाया, उसमें से हम 3 को उठा सकते हैं। बस मीडिया शुरू हो गई, 3 उठने वाले, 3 उठने वाले, 3 उठने वाले। तो बहुत बारी क्या होता है कि मीडिया की वजह से भी क्या होता है सर, नुकसान उठाना पड़ता है। और पीछे कंट्रोवर्सी आई थी कि नेपाल से कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनको रॉ वालों ने उठा दिया जी, और क्योंकि वो कुलभूषण जाधव का बदला ले रहे थे। इस तरह की चीजें सच में होती हैं सर? देखो अकेले मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर एक एग्जांपल के लिए, अगर पाकिस्तान ने हमारे एक नेवल ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, यार रिटायर हो गए, अपना बिजनेस कर रहे हैं वो, आप उनको फॉल्स तरीके से उठाते हो और बलोच फंडिंग में उनको जोड़ते हो, खुद ही उनके जाली पासपोर्ट बनवाते हो। यार आपने अपनी कस्टडी में रखा है, किसी आदमी से वीडियो बनानी कौन सी बड़ी बात है? मैं कह रहा हूँ यार, पाकिस्तान का कोई आदमी आप मुझे दे दो,
क्या उगलवाना है वो बता दो मेरे को। आप इतना टाइम भी नहीं चाहिए मुझे, 5 मिनट का टाइम देना आप, और 5 मिनट के बाद आप जो बोलोगे वो 5 मिनट के बाद आपको गीता बोलना शुरू कर देगा सर। ठीक है, मैं आपसे उससे गीता बुलवा दूंगा मैं 5 मिनट में। तो इतना बड़े मुश्किल नहीं है ना सर कुछ भी करना। लेकिन आपने हमारे एक एक्स ऑफिसर, एक बिजनेसमैन को अपनी जेल में फॉल्स केस में रखा हुआ है, तो फिर आप यार, आप हमारा मतलब हम लोग, मैंने आपको क्या बोला सर, हम गांधी को भी पूछते हैं सर, हम फिर भगत सिंह को भी पूछते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि आपका कर्नल गायब है तो ये ध्यान रखना, अगर कि आपने जिस तरह हमारे एक ऑफिसर को अपनी जेल में रखा हुआ है, अगर उनको कुछ भी होता है तो आपके भी कहीं ना कोई है। राइट। और पिछले कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान के अंदर में जो इंडिया की एग्रेशन मीडिया में दिखाई पड़ती है सिर्फ, या सच में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस काम करती हैं और पाकिस्तान की चीज़ों को हैंडल करती हैं, सच में उसमें बदलाव आया है क्या? एक लीडर की वजह से डिपेंड करता है आपका लीडर कैसा है देश में। देखो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से कि पूरी देश अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट मिलिटेंसी चल रहा है ना सर। आज सोल्जर के ऊपर पत्थर मारो गोली मारेगा सोल्जर। आज एक आदमी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करो, आने की कोशिश करो, सीधे शूट एंड साइट के ऑर्डर दे रखे हैं, तुम हमारे 2 जवानों को शहीद करोगे, हम तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे। ये किसकी वजह से सर? आर्मी तो हमारी वही है ना, आर्मी बिल्कुल नहीं बदली, हमारी आर्मी वही है, नेशनल सिक्योरिटी वही है, एनएसए वही है, कुछ चेंज नहीं हुए, हथियार भी वही है, गोलियां भी वही है। ये चेंज होता है कि लीडर की वजह से सर। आपका लीडर पावरफुल होगा, आपका देश उतना पावरफुल बनेगा दुनिया में। हमारे अंदर एक कहावत है कि जिस सेना का सेनापति मजबूत होता है ना सर, उस सेना को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता सर। और ये सच में बदलाव ऑन फील्ड है अब। सर मुझे 2014 के बाद पुलवामा इंसिडेंट को छोड़ के कोई दूसरा इंसिडेंट बता दो सर। एक 2000 इससे पहले 2014 से पहले समझौता एक्सप्रेस धमाके, गोरेगांव धमाके, मालेगांव धमाके, नॉर्थ ईस्ट में धमाके, जयपुर सीरियल धमाके, आपके दिल्ली में ही गफार मार्केट धमाके, ठीक है सर, ये हर रोज आप सुनते थे। अब 2014 के बाद बताओ ना सर, एक इंसिडेंट हुआ है तो उसमें भी लोग, कुछ लोग जो हैं, जो एंटी इंडिया लोग हैं, जिनको बाहर से फंडिंग आती है, वेस्ट की फंड खा के बैठे हुए हैं, हमारे देश में बैठे हुए हैं, बच्चे अपने बाहर पढ़ा रहे हैं, वो लोग वो रोडों पर आ जाते हैं, पुलवामा का वो दो, पुलवामा का वो दो सर, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस देश के अंदर, मैं ये बताऊंगा सर, जो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का भाई हमारे को प्रूफ दो। बहुत सारे लोग हैं ना सर, तो सर आज भी है बहुत सारे लोग जो बैठते हैं रोड के ऊपर और कहते हैं यार हमारे को पुलवामा का प्रूफ दे दो करके। सर मतलब इन लोगों को ये बोलना चाहिए यार, आपकी माँ ने बोला कि यही तुम्हारे पापा है, तुमने विश्वास कर लिया ना सर, तो डीएनए तो नहीं मांगा अपने बाप से कि पिताजी मुझे प्रूफ करके दिखाओ तुम्हें मेरे बाप हो। तो जब बोला है ना आर्मी ने कि ऑपरेशन किया तो मानो सर। और ये लेकिन पहले से अब बहुत कम हो गया, बहुत चेंज है सर पूरा। आज सर, आज सुपर, आज के आज न्यूज उठा के देखो सर, आज आप देख लो पूरे देश में क्या चल रहा है सर, है ना। अमेरिका ने मना किया कि आप रशिया से डील मत करो, सर ये आज का हिंदुस्तान है डील कर रहा है सर, आज भी रडार्स लेके आ रहे हैं ना सर। भाई हम तुम्हारे कहने से नहीं चलेंगे यार, हमारे को अपना देश सेफ चाहिए। हमारे इस देश के लीडर को लगता है कि मुझे भाई 150 करोड़ लोगों को सेफ रखना है, उसके लिए जो मुझे बेस्ट डिसीजन लगेगा वो मैं करूंगा। अगर तुम हमें वेपन नहीं दोगे, हमारे बगल में चाइना हमसे नाराज, यहाँ पाकिस्तान हमसे नाराज, बांग्लादेश भी घुर्रा रहा है अभी, है ना सर, तो तब भी तुम बोलते हो यार हम तुम्हारे को M16 के इंजन देंगे। कब से तुम दे भी नहीं हो, कह रहे हो और बोलो कि तुम डील भी नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है ना सर। तो आज बहुत सिचुएशन चेंज है सर। और मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार कि आज भी हमारे देश के अंदर कहते हैं यार इंडिया में क्या है क्या नहीं है करके, तुम्हें सिर्फ वही बताया जा रहा है जो तुम सुन रहे हो, तुम वेस्ट को फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हम यूएस में सेटल हो जाएंगे, भाई मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। मैं आपको ये बताऊं सर कि हम जब दिल्ली में कभी फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं ना आज, तो हम या हमारे सीनियर्स उनको सब्जी मंडी लेके जाते हैं सर, स्लम में लेके जाते हैं गलियों के अंदर, और क्या दिखाते हैं उनको, देखो ठेले वाला है ना जो सब्जी बेच रहा है, उसके वहां पर यूपीआई लगा हुआ है और डायरेक्ट पैसा उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है सर। ये वो भारत है कि आपका 10 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है। ये वेस्ट दुनिया को ये नहीं बता रहा कि 2016 में हमारा बनाया हुआ यूपीआई आज फ्रांस यूज कर रहा है, आज दुबई यूज कर रहा है, आज स्विट्जरलैंड यूज कर रहा है। इस देश को मतलब वेस्ट ये नहीं बता रहा है। ये वेस्ट ही वो था जो कहता था भाई 140 करोड़ का देश है, गोल्ड लेके नहीं आ रहा। हमारा एक गोल्ड आया तो वो तो एक ही गोल्ड लेके आया। मतलब तुम्हें कैसे भी डाउन करना है सर, सिर्फ डाउन, बहाना बनाना ना सर। आज ही भारत में आज आईफोन आया 16, आज लिखा है ना असेंबल बाय इंडिया, लेकिन ये चीज कहीं नहीं बताएंगे सर। ये नहीं बताएंगे कि हिंदुस्तान कितना पावरफुल बन रहा है दुनिया की नजरों में। आज पूरे वर्ल्ड में आज से पहले दिक्कत नहीं हो रही थी ना सर, क्योंकि आज पावरफुल बन रहा है तब दिक्कत हो रही है। एक कहावत है हम लोगों के यहाँ पर कि
मोहल्ले में किसी को फर्क नहीं पड़ता, जब पड़ोसी का बच्चा कुछ अच्छा कर ले तब दिक्कत शुरू होती है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है मुझे कि इंडिया की सुपर पावर बनने में जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रोल है, शायद उतना डिफेंस की तरफ से हम जो मजबूत हो रहे हैं, शायद उसका भी उतना ही रोल है। सर आज हिंदुस्तान की डिफेंस, आज मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो आज आर्मी है सर, थल सेना, अगर मेरे से आप पॉइंट ले तो हम दुनिया के अंदर बेस्ट थल सेना लेके आते हैं आज सर। हमारी आर्मी आज दुनिया में, आज ये 1962 नहीं है, 65 नहीं है, 71 नहीं है सर, ये 99 में आपने देख लिया, ये 1962 का नहीं है भाई कि 1962 का भारत, कि 1962 में मतलब हिंदुस्तान एक जंग हारेगा, ये मतलब ये आज 2024 का भारत है सर। और हमारी आज आर्मी, हमारा डिफेंस दुनिया का बहुत पावरफुल डिफेंस है सर आज के टाइम में। और शायद ये बात हमारे एनिमीज को समझ भी आने लगी है, इसके लिए जो छोटी छोटी इश्यूज होते रहते थे तभी तो करा रहे हैं ना सर, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम डायरेक्ट कुछ बोलोगे, तुम डायरेक्ट कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज बांग्लादेश में देखो ना सर, आप बांग्लादेश में हर रोज कि भाई टेंपल जला देंगे, हिंदू ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये गलती पाकिस्तान ने करी थी सर, 400 टेंपल जलाए थे। आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर, आज पाकिस्तान 200 रुपए केजी आटा खा रहा है सर। आज मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं कि आज सिर्फ एक बारी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को गाली देता था ना सर, आज एक बारी अनाउंस हो जाए कि यार जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान आना चाहे आ जाओ, मैं बोलता हूं कि 95% लोग मोदी साहब जिंदाबाद करते हुए आ जाएंगे सर। और ये गलती ये बांग्लादेश कर रहा है सर, सेम चीज वही कर रहा है कि कुछ लोगों के कहने से, कुछ वेस्ट के लोगों से कहने से, भाई तुम्हारे को ये गलत फहमी है कि जनरल टीका से तुम्हें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। मैं ये बोल दूं कि बांग्लादेश को जो यूथ है, जो बच्चे हैं भाई, वो गलत फहमी में कि तुम्हें हिस्ट्री बहुत गलत पढ़ाई है। तुम्हें आजाद तुम्हारी मुक्ति वाहिनी ने नहीं करवाया यार, तुम्हें आजाद कराया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने तुम्हें आजादी दी है ना सर। नहीं तो जनरल टीका ने इनको जूते की नोक में रखा था, हजारों बांग्लादेशी को शूट आउट कर दिया था सर। सिर्फ हमारी वो आर्मी थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने, घर में घुस घुस के मार रहे थे इनको पाकिस्तान आर्मी। हमारी आर्मी ने सर इनको फ्रीडम दिलाया। और इनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो इनके बाप का भी बाप है सर। बिल्कुल सही बात है। सारी दुनिया मान रही है, अब इनके मानने और नहीं मानने में क्या फर्क पड़ेगा वैसे? नहीं सर, मैं आपको ये बोलूंगा सर, हमारा जो ईस्टर्न कमांड है उसको सिर्फ सुबह 15 मिनट पहले उठना पड़ेगा। 15 मिनट पहले अगर किसी दिन गलती से हमारी ईस्टर्न कमांड उठ गई और ऑर्डर्स दे दिया कि आर्मी सुबह 15 मिनट चाय पहले पी लो, तो आधा बांग्लादेश खत्म सर। इतनी पावर है अभी अपने पास। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सिर्फ 15 मिनट का ईस्टर्न कमांड से एक ऑर्डर आएगा कि भाई सुबह की जो चाय हो 15 मिनट पहले पी के रेडी हो जाओ, तो समझ लो कि आप खत्म है सर। कभी आर्मी और भगवान से, जिस ईश्वर को भी ये लोग मानते हैं, उससे दुआ करें कि कभी भी सिचुएशन इतनी बुरी ना हो कि आर्मी के हाथ में चली जाए। एक बार सिचुएशन आर्मी के हाथ में चले गई तो चाह के भी नहीं रुकेगी फिर। एक बात और बताइए, इंडियन यूथ का आर्मी ज्वाइन करने को लेके इस पे आपकी क्या टेक है? मैं तो आज तक, मैं जिस दिन से, फर्स्ट दिन से जब मैं इंटरव्यू आया हूं, मेरे हर इंटरव्यू में यही रहा है यूथ को लेकर सर। किसी भी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो यूथ है ना सर, वो सिर्फ एक चीज कभी ना भूले कि मतलब हमारे झंडे से बढ़कर कुछ भी नहीं है भाई। तुम दुनिया में कुछ भी कर लो, इस दुनिया के अंदर तुम सब कुछ कर लो, तुम विदेश चले जाओ यार, तुम विदेश में जाके शादी करो, तुम बच्चे पैदा करो, तुम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कभी ये मत भूलो कि तुम एक हिंदुस्तानी हो। सर आर्मी कोई जॉब नहीं है सर, अगर कोई मुझे बोले आर्मी नौकरी नहीं है सर, आर्मी एक गुरूर है सर। एक मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप हजारों लोगों की भीड़ खड़ी कर दो सर, उन हजारों लोगों के भीड़ में 4 आर्मी वाले डाल दो, आपको पता चल जाएगा आर्मी सोल्जर है सर 4, है ना सर। तो मतलब फौज की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते सर किससे भी। और लेकिन आज का जो यूथ है सर, मतलब बहुत प्यार, जो मेरे से, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझसे जो भी लोग जुड़े हैं, मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं सर, मेरे पास डेली के हजारों मैसेज आते हैं। और मुझे इस बात में बहुत खुशी है सर, उन 1000 मैसेज में से सर शायद ही एक कोई मैसेज होगा, नहीं तो 100% मैसेज होते हैं कि सर आर्मी ज्वाइन करनी है, सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी है, एनएसजी ज्वाइन करनी है, कैसे कह रहे हैं सर। और एक चीज़ बताओ, जैसे आप ऑपरेशंस करते हो, आपने इतने साल ऑपरेशंस किए हैं, तो जो ऑपरेशंस के अंदर होता है वो आप सब रिलाई करते हैं अपनी टीम पे और ये मान के चलते हैं कि उस बंदे को जो काम दिया गया उसने अपना काम ठीक से किया होगा और वो मेरी तरफ है, ये होता है? या आप हर चीज़ पे डाउट करके चलते हैं कि पता नहीं कौन क्या कैसा है और मुझे अपना खुद से संभालना है? कैसे होता है ये? देखो, 2 है। मैंने जैसे आपने क्वेश्चन किया, ऑपरेशन, एक ऑपरेशन अगर मैं एक आर्मी के साथ कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो हम टीम में करते हैं। आर्मी कभी भी ऑपरेशन करती है सर, एक सेशन होगा, एक कंपनी होगी या बटालियन होगा, बड़ा कोई होगा तो शायद ब्रिगेड भी इन्वॉल्व हो जाए। सर देखो, टीम का ही वर्क होता है, टीम से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है सर। मतलब मैं कहता हूँ कि जो टीम है
वो टीम आपका क्या है ना सर, वो आपके हाथ है। मतलब अगर उसमें एक भी हाथ गलती करेगा ना सर, आपकी चैन टूट जाएगी पूरी की पूरी। और आपको 100% मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तानी सोल्जर क्या है सर, मतलब ये हम नहीं बोलते हैं सर, ये पूरी दुनिया बोलती है कि इंडियन आर्मी वो है जो अपने साथी की डेड बॉडी को लाने के लिए भी खुद मर जाती है सर, बट अपने साथी की डेड बॉडी छोड़ के नहीं आती सर। फिर तो जिंदा तो बहुत दूर की बात है सर। मतलब इस चीज के लिए ये पूरी दुनिया इस चीज का लोहा मानती है सर कि भारतीय सेना जो है वो कभी अपने साथी की डेड बॉडी तक छोड़ के नहीं आती सर। ऐसी क्या खास चीज़ होती है लकी भाई कि ये जो डेडिकेशन होता है और अपने टीम वालों के प्रति ये जो निष्ठा आती है, कमिटमेंट आता है, ये कोई ट्रेनिंग का पार्ट होता है या जय हिंद बोल के या मिलिट्री की स्पिरिट बोल के आता है? सर देखो, स्टार्टिंग तो ट्रेनिंग से शुरू हो गया सर, लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ सर कि आप अपना ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताते होंगे सर। आपका जितना भी वक्त होता है अपनी फैमिली के साथ बीतता है ज़्यादातर, तो आप अपनी फैमिली से ही प्यार करते हैं। जो एक सोल्जर होता है सर, एक साल में 12 महीने होते हैं सर। 12 महीने से मैं मानता हूँ कि 12 महीने में 2 महीने वो एनुअल लीव चला गया और 1 महीना वो कैजुअल लीव चला गया, बाकी 9 महीने बच गए सर। वो 9 महीने हमेशा अपने साथियों के साथ ही रहता, तो उसका तो घर तो वही है ना सर। अगर आप 9 महीने किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर आप रह रहे हैं, अगर आपको सपोज करो आपको यार प्रॉब्लम सबके साथ होती है, आप बीमार हो गए, आपको बुखार आ गया, आपको गोली लग गई, मुझे नहीं लगता कि यार वहां पर आपकी बीवी, आपकी माँ आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, आपके भाई, वो आपका साथी है यार जो आपको हॉस्पिटल भी लेके जा रहा है, आपकी देखभाल भी कर रहा है। तो मैं मानता हूँ जो 9 महीने का जो मतलब आप ये समझ लो कि आप 80% दुनिया में जिसके साथ हो आपको प्यार उसी से हो जाता है। आप एक घर में एक छोटा सा भी जानवर लेकर आओ सर, एक छोटा सा पपी जिसको आप लेके आते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक चिड़िया लेकर आया मेरा दोस्त, और वो चिड़िया शायद 500 या 600 रुपये की थी सर, जो मिलती थी छोटी सी। वो चिड़िया को हल्का सा बिल्ली ने खरोच मार दी। आपको पता है मेरा दोस्त उसको कम से कम 15 दिन डॉक्टर के पास ले गया और डेली 1500 रुपये लगते थे सर। वो दूसरी चिड़िया भी ला सकता था सर, ला तो यार 500 रुपये की तो चिड़िया है ना सर। वो डेली बेचारा जा रहा है डॉक्टर के पास, ऑटो करके जा रहा है और 12 ड्रेसिंग पता नहीं क्या क्या करके हर रोज उसका 1500 का बिल आ रहा है। 15 दिन तक उसका जाता रहा, मतलब लगातार। तो सर वो प्यार है सर। मतलब आप प्यार, जब आप किसी से अटैचमेंट हो जाता है, आपका प्यार मतलब जब आप किसी को चाहने लगते हो ना सर, फिर पैसे की वैल्यू और दुनिया में किसी भी की वैल्यू वो खत्म हो जाती है सर। ऐसा कोई लेसन जो आपने आर्मी से सीखा हो या आपकी 15 साल सर्विसेज से सीखा हो जो आपको अभी भी काम आता हो जीवन में, या कुछ जीवन के होते हैं ना हम निचोड़ निकाल लेते हैं यार कि ये चीज़ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं लकी भाई इसको ज़िंदगी में हमेशा मान के चलना है, ऐसी कोई खास चीज़ें जो आपने सीखी हो हमारे व्यूअर्स के भी काम आ जाएंगी? सर मैं एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम देखो आर्मी को भी मैं रहा, आर्मी में भी, NSG में भी रहा और भी फोर्सेस में रहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहा। तो एजेंसी में जो भी मैंने सीखा है, पहली चीज़ क्या सीखा है लाइफ के अंदर कि यार जीवन में जिसने इस धरती में पैदा जब होता है ना बच्चा, जब भी पैदा होता तो ये समझ लो कि दुख दर्द उसी दिन से शुरू हो गए। घर में खुशियां बहुत होती हैं, लेकिन उस दिन से और मरने तक इंसान को दुख होता ही होता है। ऐसा आदमी को लगता है, दुनिया के हर आदमी को लगता है मेरा दुख बहुत बड़ा। ये हमें लगता है यार, आपको लगता है यार आज मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं ये कर लेता। अम्मा नहीं बोलेगा मेरे पास आज 20 लाख करोड़ होते तो मैं ये कर लेता। दुख दोनों का है, थोड़ा सा चेंज है। तो लाइफ के अंदर क्या है कि आपका कितना भी बुरा वक्त हो जाए, आपको लगता है कि मेरा एक्सट्रीम बुरा वक्त है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज कि जीवन में आप अपने बुरे वक्त को हमेशा अपनी ताकत बना लेना यार, आप जीवन में कभी नहीं हारोगे। वैसे मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो सर मैं हूं अभी, मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। पहली चीज, मेरे पास ट्रेवल करने के लिए भी पैसे नहीं है। अब मेरे पास खाने, मैं 2 दिन से 3 दिन में भूखा रह गया, मैं बहुत दुखी हो गया यार सर, कि साला मेरी लाइफ क्या होगी, मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है यार। मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ सर, यार मेरे अंदर ताकत है सर, अब मैं 3 दिन भूखा रह के भी रह सकता हूँ जीवन में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ लो, मुझे पता चल गया कि लक्की बिस्ट को अगर 3 दिन खाना भी नहीं मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मेरी ताकत है सर, इन फ्यूचर में भी। मेरी बात समझ लो, बुरा वक्त था, 3 दिन खाने के लिए पैसे नहीं थे, चलो बुरा था, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं। अब आप मुझे कुछ मत बोलो सर, मैं 3-3 दिन भूखा रह लूंगा, ये मेरी ताकत है सर। आप ये बात ठीक है, मेरी बात समझे सर, कि आप अपने बुरे वक्त को, जो आपका बुरा वक्त है उसको कहीं ना कहीं उसको ताकत बना लो, कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आप कहीं पर गए, एक ऑफिस में आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपकी नहीं थी आपके अंदर नॉलेज, आपके बॉस ने जो भी आपको डांट के बेइज्जती करके कुछ भी आपको निकाल दिया,
उसको ताकत बना लो और कसम खा लो कि साला जीवन के अंदर आज के बाद मुझे कोई डांटेगा नहीं, मैं इतना प्रिपेयर होके आऊंगा, है ना सर, कि इस धरती में आज के बाद मुझे कभी कोई नहीं डांट सकता। वो आपकी ताकत है सर। उसके बाद आप कैसे देखते हैं इस जीवन को? और क्या है कि इस दुनिया के अंदर यार, इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसके दुख नहीं होते सर। सबके दुख आते हैं, लोग उसको अपने भी छोड़ देते हैं, दोस्त उसका फोन उठाना भी छोड़ देते हैं, रिश्तेदार बोल देते हैं, पहचानने से भी मना कर देते हैं। लेकिन पता है इस दुनिया का सबसे सक्सेस इंसान कौन है सर? जो जीवन में एक बात कभी नहीं भूलता सर। उसको पता होता है कि आज सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया साला, मेरे दोस्त मेरा फोन नहीं उठा रहे, रिश्तेदारों ने भी दूरियां बना ली, लेकिन वो एक चीज याद रखता है हमेशा कि यार अगर मैं अब भी सक्सेस और सफल इंसान बन गया तो सब वापस आ जाएगा मेरे पास। बिल्कुल सही। उस चीज को नहीं भूलना कि अगर मैं सफल और सक्सेस बना, ये सब जो लोग गए ना सर, ये सब मेरे पास वापस आएंगे, लेकिन सिर्फ मुझे एक चीज पानी है अपने जीवन में, और वो सफलता सर। और मैं अगर इसी बात से जुड़ी हुई एक बात पूछूं कि सफलता मिलती कैसे है? कोई सी एक चीज है जो इंसान पकड़ के रख ले तो वो सफल हो जाएगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। हाँ हाँ, डिपेंड करता है आपका विजन कितना बड़ा है सर। ओके। मतलब मुझे लगता है कि विजन से बड़ा इस दुनिया में है ही नहीं कुछ भी। अगर आप मुझे किसी के साथ बैठा दो सर, मैं कहता हूं मेरे को बैठा दो किसी के साथ 15 मिनट 20 मिनट, मुझे पता चल जाएगा जीवन में कितना सक्सेस बनेगा सर। मुझे उसका विजन कितना बड़ा है सर। विजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि तुम किस लेवल की तुम्हारी सोच है सर। तुम्हारी सोच जिस लेवल की होगी ना सर, तुम जिस लेवल का सोचते हो तो डेफिनेटली वो बनोगे सर। लेकिन अपने विजन पर रहना बहुत बड़ी बात होती है सर। आदमी मैंने भी थोड़ी देर पहले एक चीज और बोला है कि आदमी टूटता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने विजन को मत भूलो यार। सब कुछ होगा, उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, अपने विजन को अपने से दूर मत होने देना। उस विजन पर कंटिन्यू अर्जुन की तरह ही नजर रखना। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी थी, तो आपका विजन आपसे कभी नहीं छूटना चाहिए। ऐसा कोई खास काम करें जिससे हमारा विजन हमारा बड़ा हो सकता है, या विजन फिक्स होता है या इसको बदला जा सकता है? नहीं सर, डिपेंड। जो महान लोग होते हैं ना, उनका विजन एक ही होता है सर, वो कभी नहीं बदलता। विल्लुभाई प्रभाकरण, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई महान है, हाँ, वो आपकी सोच है। ऐसा मैं ये नहीं, हिटलर मैं ये भी नहीं बोल रहा महान है, नेपोलियन मैं ये भी नहीं बोल, मैं सिकंदर, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ महान है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं। विल्लुभाई प्रभाकरण, लिट्टे के चीफ, ठीक है, एक ही विजन उनका सर कि साला मैं कुछ भी हो जाए, मैं जाफना को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। एक विजन है ना सर उनका। यूएस ने भेजे अपने डेलीग्रेट्स, कुछ भेजे, और उनको ऑफर दिया कि यार भाई एक काम कर दो, तुम वेपन सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी मांगों को मानेंगे और तुम्हें इससे ज्यादा दे देंगे। अगला बोला कि एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ धरती पूरी, एक तरफ जाफना, मुझे सिर्फ जाफना चाहिए सर। ये उसका विजन है सर। तब देखो आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं ना सर, आज भी बात कर रहे हैं और हजारों साल के बाद भी बात करेंगे सर। एक हिटलर सर, एक मामूली से एक सोल्जर, एक मतलब स्टार्टिंग एक सिपाही से लेकर आधी दुनिया जीतने को चले गए थे सर। विजन था ना सर। आपको शायद बच्चों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने शादी भी लास्ट में बंकर में करी थी, मरते समय शादी करी थी सर उन्होंने। जब वो मर रहे थे तो हिटलर ने उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करी थी बंकर में मरने से कुछ टाइम पहले। और उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि यार कि ऐसा नहीं है मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूं, बट मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूं जर्मनी से, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जर्मनी के बीच में एक सौतन आ जाए और मैं अपना विजन भूल जाऊं। राइट। मैं सिर्फ बात यहां विजन की कर रहा हूं सर। जो दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करते हैं चाहे किसी भी साइड से, वो अपना विजन कभी नहीं छोड़ते सर, है ना। अगर मेरा विजन है कि यार, एक उदाहरण बताता हूं, मैं चाहता हूं कि यार लक्की बिस्ट एक आप आगे चलकर मैं ऑस्कर लेकर आऊं। एक उदाहरण के लिए यार 4 लोग मुझे आके बोलते हैं लक्की भाई तुझे मैं ऑस्कर से भी बड़ी चीज देता हूं, मैं बोलता हूं पूरा ब्रह्मांड दे दो, मुझे ऑस्कर ही चाहिए भाई। हाँ, ये मेरा विजन है सर। राइट, फैंटास्टिक। एक कोई आपको ऐसा लग रहा हो, एक कोई ऐसी दिशा या एक कोई ऐसा काम है जो अपनी यूथ गलत कर रही है यार? ये बहुत सारी चीज़ है सर। हाँ, एक चीज़ नहीं बोल रहे, बहुत सारी चीज़ है सर। मैं यूथ से पहले बोलूंगा मेरे भाई, जिंदगी के अंदर शॉर्टकट छोड़ दो यार। शॉर्टकट कुछ नहीं होता सर। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यार कि जो रातों रात उड़ता है वो रातों रात गिरता भी है यार। जो सक्सेस है ना वो बहुत मेहनत से मिलती है सर, बहुत बलिदान त्याग मांगती है सक्सेस। जितनी जल्दी जो दिखाई देता आज के टाइम में कि वो शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई, मेहनत सब कुछ है। दूसरी चीज कि लाइफ के अंदर आप में से अगर किसी को भी, आज मैं और सर यहां बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं, अपने जीवन के अंदर नशा छोड़ दो यार। इस नशे को त्याग कर दो भाई। नशा बहुत है, नशा तुम्हारे को कब्र तक लेकर जाएगा यार। इस दुनिया में जब पहली बार, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, आप मुझे सबसे बड़ा चैन स्मोकर ही बोलते हैं उसको जो बहुत पीता है, उसको ला दो।
जिस जो दुनिया का सबसे बड़ा नशेड़ी जो ड्रग्स लेता है, नशा लेता है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, उससे तुम एक ही चीज पूछना कि तूने जीवन में पहली बार जब पी होगी ना, तूने पहली बार शौक पर पी होगी, तू कभी हैबिचुअल नहीं हुआ होगा उसका, लेकिन तूने फर्स्ट टाइम क्या होगा यार भाई मेरे को भी एक कस पला देना, वो तेरा पहला जीवन में शौक था, शौक तेरी आदत बनी, आदत तेरी मजबूरी, और आज तू कब्र तक पहुंच गया है सर। तो लाइफ के अंदर एक कोशिश करो कि जब वो जीवन का पहला शौक भी आए उसको दूर कर दो। जब तुमने उस चीज का फ्लेवर ही नहीं चखा, मुझे मेरे जीवन में पता ही नहीं कि यार कि दारू का फ्लेवर कैसा है, तो जानना भी जरूरी थोड़ा ना यार। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कैसा, तो मुझे नहीं जानना भाई। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, इसको भी वही डाल। तो लाइफ के अंदर भाई नशा छोड़ दो यार, नशे को हमेशा अवॉइड कर दो। तीसरा, बहुत सारे आप ऐसे लोग हो जो इनडायरेक्ट तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो यार। आपको बहुत शॉकिंग लगेगा यार, ये कैसे यार कि मैं कहाँ वो कर रहा हूँ यार, आतंकवाद को मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टरों में बैठे हुए हैं, 9 से 5 जॉब कर रहे हैं, वो सारे, और आप इनडायरेक्ट तरीके से कैसे सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आज बहुत सारी दुनिया के अंदर हर आदमी को पैसा कमाना है यार, ठीक है। आपको लगता है यार कोई नहीं, मेरी 50,000 सैलरी है, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं 5,000 रुपये का आज एक सट्टा खेल लेता हूँ, बहुत सारा है ना सट्टा। आपने 5,000 रुपये का एक सट्टा खेलते हो मेरे भाई, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है भारत सरकार के पास। मेरा जैसा एक आदमी आता है, चाहे किसी भी सट्टे के ऊपर, नंबरिंग के ऊपर, बैटिंग के ऊपर, आपके वो 5,000 रुपये लगाता है। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है आपको ये नहीं पता। वो 5,000 रुपये कहां पर यूज होगा आपको नहीं पता, कि इस दुनिया से हजारों करोड़ की फंडिंग कहां जा रही है। ये इनडायरेक्ट तरीके से है टेररिज्म को सपोर्ट करने का। और ये क्या गलती तरीके, किसी गलत काम को सपोर्ट, गलत काम को ही सपोर्ट करना सर, गलत काम को ही सपोर्ट करना, वो एक टेररिज्म को सपोर्ट करना है यार। कहीं ना कहीं तो पैसा जा ही रहा है ना सर। तो अच्छे काम के लिए जा रहा होता तो लोग अच्छे तरह से लेते, इसका मतलब जा गलत काम के लिए रहा है तो लोग गलत तरीके से ही ले रहे हैं। तो 3 चीजें आपने बताई, एक जिंदगी में शॉर्टकट छोड़ दो, नशा छोड़ दो सर, नशा छोड़ दो, और एक विजन की तीसरी आपने करी ये जो आप बेटिंग है, हाँ ये तो चलो उसी में आ गया सर। हाँ। और दूसरा, अपना विजन को कभी मत भूलो सर, कभी नहीं। मतलब दुनिया में कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितने भी मुश्किल, उस विजन मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बस एक मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सर, मैं आपको वैसे ही बताऊंगा यार, कि अभी मैं जैसे राइटिंग कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो कुछ लोगों को पता चलता है कि यार लक्की बिस्ट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए, तो नए राइटर आते हैं, और नए राइटर आके मेरे को बोलते हैं यार सर मैंने एक कहानी लिखी है और छोटे बजट की है। मतलब क्या है, थोड़ा बजट छोटा है। तो मैंने पूछा यार कितने बजट की है यार, बोले सर मेरी ये जो पिक्चर है ना छोटी सी, ये 3-4 करोड़ में बन जाएगी। मैंने कहा भाई बैठ यार। तो मैंने कहा एक बात बता भाई, पैसा तूने लगाना है? बोला नहीं सर। मैंने कहा पैसा तूने नहीं लगाना ना? तो मैंने कहा क्यों 3 करोड़ का? मैंने कलम तो तेरी बराबर ही है ना, और पन्ने भी तेरे 110 पन्ने तूने लिखने हैं। तो मैंने कहा 300 करोड़ की पिक्चर लिखना यार। अरे उनके ऊपर जो लगाएंगे, तू क्यों सोच रहा है यार? कम से कम तू इस कागज के पन्ने में तो बड़ा सोच ले। बिल्कुल, क्योंकि कागज के पन्ने में एक छोटी सोच लेके आया कि यार मुझे 3 करोड़ की पिक्चर बनानी है, और 3 करोड़ भी उसने नहीं लगाने और 300 करोड़ भी उसने नहीं लगाने, उसकी मेहनत दोनों में बराबर लग रही है, तो उसकी सोच वहां 3 करोड़ में खत्म हो जाती है सर। ऐसा क्यों होता है लकी भाई यार? ये क्यों लोग 300 के, हाँ, विश्वास नहीं है सर आपके, मतलब खुद के, इस दुनिया में खुद पर विश्वास बहुत बड़ी बात है सर। मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, अगर आप में सच में टैलेंट है ना सर, आप में टैलेंट और आपकी मेहनत है, आप सूर्य की रोशनी को धरती में आने से नहीं रोक सकते सर। बेशक वक्त लगेगा, कभी बादल आ जाएंगे, मौसम खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप में सच में क्षमता है, आप में टैलेंट है, आप उभर के आओगे सर। आपको खुद पर विश्वास नहीं है ना सर, आप पर। अगर मैं लिख रहा हूं सर, मैं कहा तू नहीं बनाएगा भाई, ये धरती में कोई ना कोई बनाएगा, लेकिन मौका तेरे पास है, तू बना ले। अरे सर ये मेरा विश्वास है कि तू मुझे क्राइम मत सिखा यार, कि क्राइम कैसे होता है। मैं क्राइम लिख के लाया हूं, तू मुझे सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन तू मुझे क्राइम नहीं सिखा सकता, ठीक है? ये मेरा, तू नहीं बनाएगा, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, वो नहीं बनाएगा, लेकिन ये दुनिया में बनेगी। ये अपना वो है सर। मतलब एक विश्वास होना, कहने का मतलब है कि मुझे विश्वास है, लेकिन कि खुद पर है जो मैंने लिखा है यार, मुझे विश्वास है कि मैं देख के आया हूं ना सर। मतलब कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग है सर, डिफरेंट। मुझे चीज विश्वास है यार कि मैं बहुत सारी पिक्चरें देख कर आया हूं, मैंने कहा नहीं है यार ये क्राइम, ये क्राइम नहीं है भाई, हंसी आती है आपका देखकर, ठीक है? मैं लिख के लाया हूं, क्राइम क्या होता है वो देख लो यार। एक मिलिटेंट कैसे सोचता है तुम ये देख लो, क्योंकि जो तुम गूगल में सर्च करके लिख रहे हो, जो तुम एसी कमरे में स्टारबक्स में देखकर बैठकर लिख रहे हो, ठीक है, मैं अपना जीवन उसी में गुजार के आया हूं। ये बात ठीक बोली आपने, इसी कमरे में और स्टारबक्स में बैठ के गूगल, और पहले गूगल पर रिसर्च थी, अब चैट जीपीटी पे रिसर्च हो गई। हाँ। 2 दिन इंटरव्यू, शायद मेरा कल एक इंटरव्यू हुआ था चैनल में, एक जर्नलिस्ट के साथ मेरा कुछ था, तो उनसे
कुछ दिन पहले मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी उनके उसमें। तो मैंने उनको बोला सर कि आप जो एसी कमरे में बैठे हो ना यहाँ बढ़िया, आपको टीआरपी चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, मैं हर साल न्यू ईयर बनाने जाता हूँ मणिपुर। मैंने कहा एक काम करो, 2 दिन के लिए मेरे साथ चल दो मणिपुर। मैंने कहा 2 साल की न्यूज़ मिल जाएगी, टीआरपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर हिम्मत तो करो 2 दिन मेरे साथ निकलने की। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, एक कोई लास्ट चीज जो आपको ऐसा लगता है, हमने आपसे पूछी नहीं या इस 1 घंटे की बातचीत में आई नहीं, लेकिन आपको लगता है बतानी जरूरी है और बताएंगे तो लाभ हो सकता है? सर कि जो आज आने वाला यूथ है या हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं, हमेशा हर चीज़ अपने के लिए नहीं करी जाती यार, खुद के लिए नहीं होती। कई बार हमें जीवन में वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो आज काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि उसका फ़ायदा हमें ही मिले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसका फ़ायदा आने वाले बच्चों को, आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान को मिलेगा। हमें वो काम भी करने चाहिए। हमेशा हर चीज़ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं इसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी मतलब कुछ ऐसे काम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ देने चाहिए सर। अरे वाह, फैंटास्टिक। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और हमें ऐसा लगा था बातें सिर्फ गोली बारूद की होंगी, एक्सप्लोसिव्स की होंगी, लेकिन आपने लाइफ की बहुत सारी बातें बता दी। तो हमारी पूरी ऑडियंस की तरफ से लकी भाई आपको बहुत सारा धन्यवाद और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हम सब की बहुत सारी प्यार भरी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सो मच।